एवरीवन, आज हम आए एक नए चैप्टर के साथ जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। काफी चीजें इस चैप्टर में कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं या ऐसे कुछ टर्म्स आते हैं या उसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वहां हम फंस जाते हैं, पर टेंशन वाली कोई बात नहीं है। हम इस लेक्चर में पूरा टॉपिक अच्छे से कवर करेंगे, टर्म बाय टर्म एंड क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। ठीक है, टॉपिक समझेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर टॉपिक समझेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो ऐसे करके मैं पूरा चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि हमारे एपी जो है वो होती क्या है, एंड उसके बाद फिर उसका कुछ टर्म्स की हमें अगर कोई स्पेसिफिक टर्म निकालना है अपने गिवन एपी में तो हम कैसे निकाल सकते हैं, और एंड में हम उसमें सम भी कैसे शॉर्टकट मेथड से या फॉर्मूला बेस्ड चीजें हैं दोनों, ये भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे। एपी होती क्या है? एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये क्या होता है? एक लिस्ट ऑफ नंबर्स कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ नंबर्स कह सकते हैं। कलेक्शन भी एक पर्टिकुलर पैटर्न में। ठीक है, आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, फिर आपका एक कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा नंबर्स का। वो जो पैटर्न बनेगा या वो जो सीक्वेंस है उसी को यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर्स के फॉर्म में कहा गया है। फिर वो कह रहे हैं कि ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर्स जो कि ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, जो हमें नए टर्म्स मिल रहे हैं अपने सीक्वेंस में या लिस्ट में, वो नंबर्स मिल रहे हैं बाय एडिंग अ फिक्स्ड वैल्यू। हम एक फिक्स नंबर को स्टार्टिंग पॉइंट से ही ऐड करते जा रहे हैं, जो कि ऐड करते करते हमें नए टर्म्स मिल रहे हैं, एंड इसी को हम एक एपी कहते हैं। ठीक है, प्रीसीडिंग टर्म्स एक्सेप्ट द फर्स्ट वन हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट होता है, बट बाकी के जो भी टर्म्स होते हैं वो सारे डिपेंड करते हैं हमारे कि हम कितने से इंक्रीमेंट या कितने से डिक्रीमेंट अपना कर रहे हैं। ठीक है, तो एक मान लेते हैं, इसको अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरा फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है। ठीक है, जो मेरी एपी में आपको दिखाने जा रही है उसका फर्स्ट टर्म मैंने ले लिया 1। क्लियर है? अब यहाँ पे मान लेते हैं सेकेंड टर्म, मतलब इसके बाद जो नया टर्म आएगा वो निकालने के लिए मैंने क्या किया? +2 कर दिया। तो आपको क्या लगता है सेकेंड टर्म हमारा क्या आएगा? 1 के बाद आ जाएगा 3, बिकॉज हमने उसमें 2 को ऐड किया। ठीक है, अब इसके बाद जो हम नया टर्म निकालेंगे 3 के बाद, यानी कि जो हमारा थर्ड टर्म आएगा उसमें फिर से हम क्या करेंगे? +2 करेंगे, है ना? फिर से +2 करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 5, है ना? अब फिर से इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट सेम नंबर का एक पर्टिकुलर पैटर्न में। तो यहां हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो यह 5 के बाद नेक्स्ट टर्म जो हमारा फोर्थ टर्म होगा वो क्या होगा? यहाँ पे +2 करने पे यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, और ऐसे ही ये हमारी लिस्ट ऑफ नंबर्स कंटिन्यू होती रहेगी। 7 के बाद 9, फिर हमारे 11, फिर 13, 15, ऐसे हमारी ये एपी चलती जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पे आपने देखा कि जो हम ये ऐड कर रहे हैं वैल्यू को, ये हमारी +2 है, हम 2 को ऐड कर रहे हैं, तो ये हो गई हमारी इंक्रीजिंग एपी। कैसी हुई हमारी ये? एक इंक्रीजिंग एपी, कि हमने अपनी एपी को एक स्मॉल वैल्यू से स्टार्ट किया था, एक छोटी वैल्यू को उससे स्टार्ट किया, एंड वैल्यू अपने आप ही इंक्रीज करती जा रही है ना? ये बात समझ में आई? अब ऐसे ही एक और टाइप ऑफ एपी होती है। से मान लेते हैं मेरा टर्म है 81। ठीक है, मैंने फर्स्ट टर्म काफी बड़ा नंबर लिया है 81, तो ये 81 हो गया मेरा फर्स्ट टर्म ऑफ दी एपी। अब मैं आपसे बोलूं कि मैं यहाँ पे नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए -3 कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? -3 कर रही हूँ, यानी कि मैं वैल्यू को डिक्रीज करना चाह रही हूँ। तो 81 के बाद क्या आएगा? -3 करने पे यहाँ आ जाएगा 78, है ना? क्लियर है बात? 78 आ जाएगा। अब जो सेकंड टर्म आया, यहां से हम निकालेंगे अपना थर्ड टर्म। यहां से थर्ड टर्म निकालने के लिए हम अब क्या करेंगे? फिर से 3 को ही प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? माइनस करेंगे, बिकॉज पहले भी हमने इसको माइनस किया था, तो फिर से हम इसमें -3 ही करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 75, है ना? सेम प्रोसेस फिर से। अभी हमारे पास थर्ड टर्म आ गया, फोर्थ टर्म निकालने के लिए अगेन हम -3 करेंगे, जो कि आ जाएगा 72। ऐसे करते करते we'll have 69, फिर we'll have 66, ऐसे करते करते हमारे पास मल्टीपल टर्म्स आ जाएंगे, है ना? अब जो ये टाइप ऑफ एपी है, ये कैसी है? इसमें आपकी वैल्यूज डिक्रीज कर रही हैं। एक बिगर वैल्यू थी, हमने 3 को माइनस किया, फिर माइनस किया, एंड करते करते हमारे ये बन गई एक डिक्रीजिंग एपी। तो ये हमारी 2 बेसिक टाइप ऑफ एपीज हैं, जो कि एक इंक्रीजिंग है, जहां पे हम वैल्यू को ऐड करके अपने जो वैल्यूज है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, एंड सेकंड है डिक्रीजिंग, जहां पे हम अपनी स्टार्टिंग वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ मूव कर रहे हैं, कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। तो एक चीज और आप ध्यान रख सकते हो कि यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है
चलो मैं उस पर भी आती हूँ, पहले मैं आपको वो भी समझा देती हूँ कि हमारे कुछ बेसिक टर्म्स कौन कौन से हैं, बेसिक टर्म्स जो कि हमारे एपी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला मैं एक एपी लिख लेती हूँ यहाँ पे जल्दी से, जो भी हमने यूज भी की है। है ना, यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म क्या हुआ, ए। अब फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं ए, है ना, फर्स्ट टर्म हो गया 1 जिसको हम ए लिखते हैं। ए हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब कि 1 के बाद 3 कैसे आया, +2 करने से, है ना, +2 करने से। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा डिफरेंस है, जो कि हमारा कॉमन डिफरेंस है, जिसको हम डी भी लिखते हैं, वो यहाँ पे 2 है ना। अभी निकाल, मान लो आपको एपी दे दी गई है, अब आपको डिफरेंस फाइंड करना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस कर सकते हैं। यानी कि मान लेते कि हमने ये 2 टर्म्स ले लिए, इनको हम माइनस करेंगे, बट बाद वाले से पहले वाले को माइनस करेंगे। दैट इज, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 7 - 5, है ना। अब 7 आपको क्या है, कौन सा टर्म है, 1 2 3 4, फोर्थ टर्म है, यानी कि A4 का मतलब कि फोर्थ टर्म। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, 5 को, 5 हमारा क्या है, थर्ड टर्म है। तो यहाँ पे A4 - A3 करने पे हमारा कॉमन डिफरेंस हमें मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ जो ये A4 है, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, ये हमारा फोर्थ टर्म है, और जो A3 है ये हमारा थर्ड टर्म है। तो कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का हम डिफरेंस निकालेंगे, वो आएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। और डिफरेंस भी कैसे निकालना है, बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म, प्रीसीडिंग माइनस की जो भी हमारा पहला है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो हमारे 2 बेसिक टर्म्स यहाँ आ गए, एक आ गया फर्स्ट टर्म जो कि होता है ए, आ गया कॉमन डिफरेंस जो कि होता है डी। क्लियर है बात, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे थे कि हमारे पास ये 2 एपीआई, एक इंक्रीजिंग है और एक डिक्रीजिंग है। तो पहले वाले केस में आपका डी कितना आ रहा है, +2, एंड सेकंड वाले केस में आपके पास डी आ रहा है -3। तो आप डी को चेक करके भी बता सकते हो कि आपकी एपी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर आपकी डी की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर हमारा कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि 2 टर्म्स को माइनस करने पे, बाद वाला माइनस पहले वाला, इनको माइनस करने पे अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो दैट मींस कि ये हमारी इंक्रीजिंग एपी है। एंड अगर हमारा डी नेगेटिव आ रहा है, यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, मतलब माइनस करने पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, माइनस में आ रही है, तो ये हो गई हमारी डिक्रीजिंग एपी। तो इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारी एपी इंक्रीज कर रही है या हमारी एपी डिक्रीज कर रही है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया है। अब इस पे आगे बढ़ते हैं हम एक क्वेश्चन पे। ठीक है, आपको चेक करना है क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक इफ द फॉलोइंग आर इन एपी, कि क्या ये 2 जो हमें सीक्वेंस और लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए हैं, क्या ये एपी है, क्या ये एपी फॉर्म कर रहे हैं। तो पहले एपी क्या है, 3 1 -1 -3। ठीक है, सबसे पहला काम हम अपनी फर्स्ट टर्म की वैल्यू लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, ए, जो कि आ गया 3, है ना। ठीक है, फिर सेकेंड टर्म क्या है हमारा 1, A2 मतलब कि सेकेंड टर्म। ठीक है, इसको आप T2 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई कहीं किसी बुक में T2 लिखा होता है, कहीं A2 लिखा है, दोनों का मतलब एग्जैक्टली सेम है। T2 मतलब सेकेंड टर्म, A2 मतलब सेकेंड टर्म। सबसेट के हिसाब से हम अपनी वैल्यू को डिफाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास A3 कितना आ गया, यहाँ पे थर्ड टर्म है -1 एंड फोर्थ टर्म है यहाँ पे हमारे पास -3। ठीक है, अब हम यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे कि हमारा कॉमन डिफरेंस हर स्टेप पे कितना आ रहा है। तो पहले हम निकालेंगे D1 मतलब कि पहला कॉमन डिफरेंस, यानी कि जो फर्स्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, फर्स्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, इनका डिफरेंस निकालेंगे। ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 - 3 दैट इज A2 - A। A को हम A1 भी लिख सकते हैं बिकॉज ये आपका फर्स्ट टर्म है, तो हमने 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी काम हमारा चल जाएगा। तो A2 - A हमारा कितना आ गया, 3 - 1, सॉरी माय बैड, यहाँ पे देखो A2 हमारा 1 है, तो यहाँ पे 1 - 3 जो कि D1 आ गया हमारा -2, है ना, -2 आ गया। क्लियर है, ठीक है। अब हम सेकंड डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि अब इसके अदर पेयर लेके हम डिफरेंस को फाइंड करेंगे। पहले हमने क्या किया, फर्स्ट 2 टर्म्स लिए, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद के 2 टर्म्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेकर 3 को छोड़ देंगे पीछे, अब उसके बाद के 2 टर्म्स को हम देखेंगे। तो यहाँ पे D2 के लिए हम क्या करेंगे, A3
माइनस A2 करेंगे, है ना। हमें इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो बाद वाला माइनस पहले वाला, है ना। तो यहाँ पे A3 कितना आ गया हमारा, A3 -1 है एंड माइनस करना है A2 को, तो A2 हमारा यहाँ पे 1 है ना। तो ये कितना आ गया, -1 इसके हिसाब से D2 हमारा आ गया -2। क्लियर है, क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक जो हमारे 3 टर्म्स बने हैं, ये तीनों टर्म्स में हमारा D मैच कर रहा है। अगर D मैच कर रहा है मतलब कि अभी तक तो ये AP फॉर्म कर रहे हैं, अभी तक उनका कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लास्ट के 2 टर्म्स के हिसाब से बात करेंगे। तो लास्ट के 2 टर्म्स के हिसाब से हमें निकालना है D3, है ना। ओके, हम एक बार ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दूसरी बार भी निकाल चुके हैं, अब हम तीसरी बार D निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे D3 के लिए क्या करेंगे, D3 हमें निकालना है लास्ट 2 टर्म्स के, तो यानी कि A4 - A3 जो कि क्या होगा 3 -3 -1, है ना। समझ में आई बात। तो D3 कितना आ गया, -3, ये ब्रैकेट ओपन करने पे +1, तो D3 आ गया -2। क्लियर है बात, है ना। यहां तक समझ में आ रहा है। अब हमने देखो D1 निकाला, D2 निकाला, D3 निकाला, क्या तीनों D's हमारे सेम हैं? क्या तीनों के तीनों D की वैल्यू हमारी सेम एग्जैक्टली सेम आ रही है? बिल्कुल आ रही है ना। तीनों ही हमारी एग्जैक्टली सेम आ रही है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि सिंस D1 is equal to D2 is equal to D3 जो कि बराबर है -2 के, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन AP, कि जो हमें टर्म्स गिवन है, जो हमें लिस्ट दी गई है नंबर्स की, वो AP में है, क्योंकि उनका जो पैटर्न बना, जो ये सीक्वेंस यहाँ पे नंबर्स का बन रहा है, वो -2 करके बन रहा है, यानी उनका कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है टर्म्स के बीच में, तो हमारा वो एक AP फॉर्म करेगा। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया है। तो अब हम सेकेंड पार्ट ट्राई करते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट ट्राई करते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है हमारे पास, 0 -4 -8 -12, ठीक है। सेम काम करते हैं। सबसे पहला A यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ पे 0 है। फिर A2 यानी कि सेकेंड टर्म हमारे पास यहाँ पे -4 है। फिर हमारे पास हम आते हैं A3 पे। A3 यानी कि थर्ड टर्म यहाँ पे -8 है। एंड लास्ट अभी फिलहाल के लिए हमारे पास फोर्थ टर्म है, जो कि हो गया -12, है ना। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे D1 मतलब कि फर्स्ट 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस। फर्स्ट 2 टर्म्स हमारे 0 और -4 है, तो इनके बीच का डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A2 - A यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई -4 -0, तो इसके हिसाब से D1 की वैल्यू आ गई -4, है ना। यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस हमारा आ गया -4। क्लियर है। अब हम आएंगे D2 पे। D2 की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड 2 टर्म्स की बात करेंगे, यानी कि -4 और -8 की बात करेंगे। माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे आएंगे हमारे पास A3 -A2। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आया -8 -4, है ना। तो ये हमारा आ जाएगा -8 + 4, दैट इज -8 + 4 हमारा आ गया -4। तो भाई देखो D2 भी हमारा आ गया। अब देखो अभी तक फिलहाल जो 3 टर्म्स हमने चेक किए हैं, उन तीनों टर्म्स में D1 D2 हमारा मैच कर रहा है ना, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड टर्म पे, थर्ड कॉमन डिफरेंस पे। तो अब हम लास्ट के 2 टर्म्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा A4 -A3 यानी कि फोर्थ टर्म माइनस दी थर्ड टर्म। तो यहाँ पे आया -12 -8, तो ये हमारे पास आ गया -12 + 8, तो ये अगेन आपके पास आ गया -4। अब आप खुद देखो D1 D2 D3 तीनों ही -4 है, तो फिलहाल जो हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए गए, क्या वो AP में है, क्या वो AP फॉर्म कर रहे हैं? अगर D1 D2 D3 तीनों ही सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे ये भी एक AP फॉर्म कर रही है। तो हम इसको क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या दे सकते हैं, सिंस स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सिंस D1 is equal to D2 is equal to D3 is equal to -4, therefore given list of numbers are
RNAP, RNAP या हम बोल सकते दे फॉर्म एन AP। आई होप आपको दोनों जो पार्ट्स हमने भी सॉल्व किए आपको समझ में आया होगा। हमने बेसिक यहाँ कुछ नहीं किया है, हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए गए थे, हमने उनका कॉमन डिफरेंस फाइंड किया कि जो भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनके बीच में कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है। अगर वो कॉमन डिफरेंस सेम है तो ऑब्वियसली बात है वो हमारा AP फॉर्म करेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस अलग अलग आएगा तो उसका मतलब हुआ कि वो AP फॉर्म नहीं कर रहा है, वो सेम नंबर से सक्सीड नहीं कर रहा है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक यहाँ तक समझ में आया हो और आपको लगता हो कि आपको मेरे टीचिंग में जो मेथड है वो आपको बहुत हेल्प कर रहा हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड इन केस कोई भी डाउट हो या आपको कोई टॉपिक खुद के एंड से आप चाहते हो कि मैं आपको अलग से कोई लेक्चर प्रिपेयर करूं तो मुझे प्लीज जरूर कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ AP। तो हमारे पास दो टाइप के क्लासिफिकेशन है, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। ठीक है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है हमें कि फाइनाइट मतलब कुछ ना कुछ एंड है, हम उसे काउंट कर सकते हैं, है ना। इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ कि हम उसे काउंट नहीं कर सकते। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो एक बार ध्यान से समझ लेते हैं कि मान लेते हैं मेरे पास एक AP है कि मैंने लिखा 1 3 5 7 9 और आगे मैंने कुछ डॉट्स बना दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 1 3 5 7 9 है ये आगे कंटिन्यू चलता जाएगा। मैंने डॉट बनाया ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये आगे चलता जाएगा। अगर ये कंटिन्यू हो रहा है, इसका कोई एंड नहीं है, मैंने कोई भी एंड वैल्यू नहीं दी है, तो ये किस टाइप की AP है? ये इनफाइनाइट टाइप ऑफ AP है। ठीक है, बट अगर ये मैंने एक्सीड किया और मैंने बोला कि जाके एंड हो रहा है, कि कहीं जाके यहाँ पे मैंने बोल दिया कि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं या कितनी बार मैं वैल्यू को इंक्रीज कर रही हूं वो मेरा कुछ 10 है, वो कुछ मेरे 10 टर्म्स हैं। तो क्या आपके ये AP एंड करेगी? क्या आपके ये AP एंड करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि मैंने आपको एक एंड पॉइंट दे दिया कि मेरी पूरी AP में फिलहाल कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5, ऐसे ही 5 और हो कि टोटल टर्म्स मैंने कहा आपसे कि 10 है। अब जब 10 टोटल टर्म्स है तो ऑब्वियसली बात 10 के बाद अब 11वें टर्म पे नहीं जा सकते, बिकॉज मैंने आपको बोला कि सिर्फ 10 टर्म्स की ही AP फॉर्म करनी है, तो 11th टर्म वहां पे एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस केस में अपने टर्म्स को काउंट कर सकते हैं, अपने टर्म्स को काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इस टाइप की AP हो गई फाइनाइट AP। ठीक है, जहां पे इसका कोई एंड हो, हम नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट कर सके। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ फाइनाइट AP का कि नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी काउंटेड, कि हम नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट आराम से कर सकते, चाहे वो 50 टर्म हो, 60 टर्म्स हो, 100 टर्म्स हो, बट एक एंड पॉइंट है जाके जहां पे हमारे सारे टर्म्स जाके एंड करेंगे। क्लियर है? या हम यहाँ ये कह सकते हैं कि देयर इज अ लास्ट टर्म, कि हमारे AP का एक लास्ट टर्म एग्जिस्ट कर रहा है। अब मान लो मैंने आपको बोला कि मेरी जो AP है वो 50 टर्म्स की है, जब 50 टर्म्स की है अगर AP तो लास्ट टर्म क्या होगा? जब 50 टर्म्स की AP है तो लास्ट टर्म होगा 50th टर्म, जो कि 50th टर्म हमारा लास्ट टर्म बन जाएगा। तो ऑब्वियसली बात अगर वहां पे लास्ट टर्म है तो हम अपने टर्म्स को काउंट कर सकते हैं। अगर उनको हम काउंट कर सकते हैं तो हमारे किस टाइप की AP बन गई? फाइनाइट AP बन गई। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई कि फाइनाइट का मतलब क्या हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे आते हैं। इनफाइनाइट के केस में क्या होता है कि यहाँ पे हम नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट नहीं कर सकते, यहाँ पे हम नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट नहीं कर सकते। तो नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल या इनफाइनाइट, कि हम यहाँ पे अपने टर्म्स को काउंट, बिकॉज वो एंडलेसली मूव कर रहे हैं, कोई भी सीमा नहीं है हमारे इस AP की, तो ये हमारी बन गई एक इनफाइनाइट AP। क्लियर है? यहाँ आपका लास्ट टर्म एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे कोई लास्ट टर्म होगा ही नहीं, बिकॉज आपकी AP कभी एंड ही नहीं करेगी, तो लास्ट टर्म कहां से आएगा, है ना? सीधी सी बात है। तो यहाँ पे देयर इज नो एंड बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं नो लास्ट टर्म। हमारे इनफाइनाइट के केस में कोई भी लास्ट टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया हो कि हमारे दो टाइप की AP हो गई, एक
फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। फाइनाइट के केस में क्या होगा कि हमारी जो एपी उसका एक एंड पॉइंट होगा या उसके फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स एग्जिस्ट करेंगे, चाहे वो 100 ही क्यों ना हो, बट एक लास्ट एंड पॉइंट आपके पास आएगा, ठीक है। बट इनफाइनाइट के केस में हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारी एपी चलती चली जा रही है, कोई एंड नहीं है उसका। जब कोई एंड नहीं है तो कोई भी लास्ट टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, एंड वैसे ही हम उसके नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो इनफाइनाइट होंगे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं कि nth टर्म ऑफ द एपी क्या होता है, कि जो लास्ट टर्म होता है इसको हम लास्ट टर्म भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? लास्ट टर्म भी कहते हैं। कुछ केसेस में लास्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग एल। क्लियर है बात? ठीक है। अब nth टर्म होता क्या है? मैंने आपको बताया था A2 का मतलब सेकेंड टर्म है ना, A3 का मतलब थर्ड टर्म, या A10 का मतलब कि 10th टर्म है ना। वैसे ही सिमिलर वे में AN का मतलब क्या हुआ? nth टर्म। ठीक है, ये बात समझ में आई। AN का मतलब क्या हुआ कि हम nth टर्म की बात कर रहे हैं। इसको आप TN भी लिख सकते हो, सबस्क्रिप्ट में n जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय d, जहां पे a क्या है? फर्स्ट टर्म, d क्या है? कॉमन डिफरेंस, एंड n है नंबर ऑफ टर्म्स। क्या आप 10th टर्म की बात कर रहे हो, 20th टर्म की बात कर रहे हो, 50th टर्म की बात कर रहे हो, जिसकी भी बात कर रहे हो, जिस भी टर्म की बात कर, जो भी लास्ट टर्म है आपका, वो यहाँ पे n आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो अगर हम अपनी पहली वाली जो एपी हम यूज करते आ रहे हैं उसकी बात करें, अगर यही वाले की अगर हम बात करें तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म आया 1, आपके पास कॉमन डिफरेंस आया यहाँ पे 2 है ना, +2 से देखो इंक्रीज कर रही है हमारी एपी है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका आप मुझे 22nd टर्म बताओ, 22nd टर्म बताओ, तो आप क्या करोगे? सिंपल वे में हम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, जो कि क्या होगा? an, जहां जहां n है वहां क्या आ जाएगा? a की जगह n की जगह 22, तो यानी कि a प्लस n-1, यहाँ पे n की जगह क्या आ जाएगा? 22, यानी कि 22-1 इंटू d है ना। अब a की क्या वैल्यू है? a की वैल्यू है 1, ये आ गया 21, और मल्टीप्लाई करना है d से, d का मतलब हुआ 2। तो यहाँ पे हमारे पास a22 क्या आ गया? 1 प्लस 42 विच इज 43। तो आपके इस एपी में जो आपका 22nd टर्म आएगा वो आएगा 43। तो अगर हमें स्टार्टिंग में कुछ 3 से 4 टर्म्स पता है हमारे एपी की, या हमें फर्स्ट टर्म पता है, हमें डिफरेंस पता है, हमें कौन सा टर्म निकालना है, हमें ये पता है, तो हम आराम से अपनी कोई भी टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमें बैठ के सारे टर्म्स लिखना कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ। इसी के बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड दी 10th टर्म ऑफ द एपी 2, 7, 12। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन क्या है? जो हमारी एपी है वो क्या है? 2, 7, 12। ठीक है, हमारे पास 3 टर्म्स गिवन है, तो हमारे इसके हिसाब से फर्स्ट टर्म हो गया 2 है ना। देखो 2 हमारा क्या हो गया? फर्स्ट टर्म। अब इसी के हिसाब से डिफरेंस कितना आएगा? तो हम फर्स्ट 2 टर्म्स को यूज करके अपना d निकाल सकते हैं। d कैसे आएगा? यहाँ पे हम ले सकते हैं a2 माइनस a1, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जो कि हो जाएगा 7 माइनस 2। तो यहां से आपकी d की वैल्यू आ गई 5। हमें a मिल गया, हमें d मिल गया, हमें फाइंड क्या करना है? 10th टर्म है ना, 10th टर्म निकालना है, यानी कि हमें a10 की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहली बात हमें क्या पता है कि an क्या होता है? a प्लस n-1 d। क्लियर है बात? पक्का। अब जहां जहां n है वहां हम क्या करेंगे? 10 रख देंगे, हमें 10th टर्म को फाइंड करना है। तो जहां जहां n है वहां 10 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी है? 2 है, n की वैल्यू 10 है, और d की वैल्यू हमने निकाली कि ये 5 आ रही है। क्लियर है बात? पक्का। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या हुआ? a10 निकालना है, 10th टर्म निकालना है। a प्लस मतलब 2 प्लस 10-1 हमारा आ गया 9, एंड इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो इसको सॉल्व करने पे ये आ गया 2 प्लस 35, 2 प्लस 45, एंड ये हमारे पास आ गया 47।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये एपी को कंटिन्यू करते रहे, अगर हम इसमें 5 को ऐड करते रहे तो 10th टर्म जो है वो हमारा 47 आ जाएगा। तो हमारा यही आ गया आंसर कि जो 10th टर्म है वो हमारा 47 आएगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, सब पूरा का पूरा सिर्फ फॉर्मूला बेस है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, आराम से टर्म बाय टर्म करोगे तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कौन सा टर्म, तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है हमें, यहाँ पे विच टर्म पूछा है तो हमें एन को फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है, एन। कौन सा टर्म, 10th टर्म है, 12वां टर्म है, 15th टर्म है, 20th टर्म है, तो वो एन हमको फाइंड करना है। तो वो एन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, एपी गिवन है 21, 18, 15, जो कि टर्म हमें क्या निकालना है -81, कि हमें ये पता करना है कि जो हमारी गिवन एपी है, जो हमें एपी गिवन है, उसका कौन सा टर्म -81 आएगा। यही तो बात पूछ रहे हैं वो, है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट तो यही कह रहे हैं। सबसे पहले हम एपी लिख लेते हैं जो कि है 21, 18, 15, और हमें ये पता है कोई तो टर्म हमारा -81 हमारे एपी में आ रहा है ना। -81 हमारे एपी में एग्जिस्ट कर रहा है। हमें क्या करना है, हमें ये पता लगाना है कि जो ये n है, जो ये कौन सा टर्म है, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, a की क्या वैल्यू है 21, b कितना है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 18 - 21, जो कि आ गया -3। अब -3 से आपको क्या पता लग रहा है, दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए कि हमारा जो d है वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब कि एपी कैसी है, डिक्रीजिंग एपी है, वैल्यूज डिक्रीज कर रही है ना। तो यहाँ पे हमें a मिल गया, हमें d मिल गया -3, हमें फाइंड करना है an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1d, है ना। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको an पता है ऑलरेडी कि हमें जो टर्म, जिस टर्म की बात कर रहे हैं, हमें वो टर्म की वैल्यू पता है, पर वो किस नंबर पे एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा टर्म है, 5th टर्म है, 12th टर्म है, वो हमें फाइंड करना है। तो an क्या हो गया, an हो गया हमारा -81, a हो गया हमारा 21, n हमें अपना पता नहीं है तो हम इसे अभी ऐसे ही छोड़ देंगे, d हमें पता है -3। अब क्या इसको सॉल्व करके हम n की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कोई और वेरिएबल है ही नहीं, तो हम आराम से n की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ -81 है, आप माइनस इस 21 को -81 के पास ले आओ, राइट से लेफ्ट साइड आ गया, तो ये आपका हो गया -81 - 21, जो कि इक्वल है n - 1 इंटू -3 के, है ना। क्लियर है बात। अब -81 - 21 हमारा आ जाएगा -102, है ना। क्लियर है बात। अब यहाँ आप खुद देखो, -3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं -3 को शिफ्ट करूं अपने लेफ्ट साइड पे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये आपका हो गया -102 अपॉन -3 इक्वल टू n - 1, जो कि बराबर आ गया n - 1 के। अब यहाँ पे हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 102 अपॉन 3 हमारा बचेगा 34, है ना। तो अब यहाँ पे हम इस 1 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ ये माइनस हो रहा है, यहाँ आके ये हो जाएगा 34 + 1, तो इसके हिसाब से n की वैल्यू आ गई 35, यानी कि जो 35th टर्म है हमारे इस गिवन एपी का, वो हमारा इक्वल होगा -81 के। क्लियर है बात, पक्का, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या दे सकते हैं कि 35th टर्म of the AP is -81, हो गया। क्लियर है बात, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमने अपना सॉल्व कर लिया। हमें टर्म पता था, बट वो किस टर्म या कौन सा नंबर पे लाई कर रहा है वो हमें नहीं पता था, तो वो हमने अपना nth टर्म के फॉर्मूला को यूज कर लिया और उससे हमने n की वैल्यू फाइंड कर ली। अब यहाँ पे हमारे पास और क्या पूछ रहे हैं, ऑल्सो इज एनी टर्म 0, क्या कोई भी टर्म 0 है हमारे इस गिवन एपी में, क्या कोई टर्म 0 है, कोई टर्म मतलब अगेन हमें n निकालना है ना। तो हम वो एक बार ट्राई कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, कोई भी टर्म 0 हो सकता है क्या इस एपी में, कोई भी टर्म 10th टर्म 12th टर्म या 50th टर्म कोई भी टर्म हमारा 0 आ रहा है, ये चेक करना है। तो अगेन हम सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। an का फॉर्मूला क्या होता है, a +
n माइनस 1 d, है ना। यहाँ पे a n हमारा 0 हो गया, a हमें गिवन है अपना -81, सॉरी a हमें गिवन है अपना 21, n हमें पता नहीं है और d हमें पता है -3, ठीक है। अब 21 को आप शिफ्ट करो लेफ्ट साइड पे, तो ये हो गया -21 n माइनस 1 इंटू -3। आप -3 को शिफ्ट करो लेफ्ट साइड पे, तो ये मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा n माइनस 1, है ना। यहां से आपकी n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 3 और 21 आप कैंसिल कर सकते हो, तो वैल्यू आ गई 7। तो यहां से n की वैल्यू आ गई 8। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ 0 हमारा एक टर्म हो सकता है जो कि है 8th टर्म ऑफ द AP। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यस 0 is the 8th term of the AP। जो गिवन AP है, जो हमें AP दी गई है, उसके हिसाब से जो 8th टर्म आएगा वो हमारा 0 के बराबर आएगा, है ना। अब वो क्या कह रहे हैं, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर, क्या कह रहे हैं, रीजन दो। भाई देखो आपकी n की वैल्यू क्या आई, 8 आई। 8 क्या है, एक होल नंबर है। जब भी आपका n की वैल्यू होल नंबर हो, यानी कि आपका कोई ना कोई टर्म एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड की n की, तो आपका होल नंबर आया, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमने टर्म लिया है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये फ्रैक्शन में आती, मान लेते हैं कि अगर हमारी कोई n की वैल्यू 3/2 आती, है ना, तो क्या आपका AP वो टर्म एग्जिस्ट करता, क्या वो एग्जिस्ट करता, नहीं करता, क्योंकि ये आपकी वैल्यू है 1/2, यानी कि 1 और 2 के बीच में कहीं। बट 1 फर्स्ट टर्म के बाद तो सेकंड टर्म आएगा ना, सेकंड के बाद थर्ड टर्म आएगा, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू तो बीच में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, या आपकी कोई भी डेसिमल वैल्यू तो एग्जिस्ट कर नहीं रही है। तो इस टाइप की वैल्यू, जो इस टाइप की वैल्यू है, यहाँ पे हमारा वो टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा AP में। क्लियर है। बट अगर आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है जो कि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है एंड होल नंबर नहीं है, तो यानी कि हर केस में आपका जो n है वो किसको बिलोंग करेगा, सॉरी नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। होल नंबर में 0 भी आता है, बट हमारे टर्म्स में कहीं भी हम 0 नहीं लेते, यानी कि हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टर्म, कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है, तो उसी हिसाब से ये होल नंबर नहीं, ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। दैट इज कि जो भी टर्म्स है वो 1 से स्टार्ट होंगे, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे करते करते 10, 11, 12, बट कोई भी मिडिल वैल्यू या कोई भी डेसिमल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो उसी हिसाब से यहाँ पे हमारी n 8 आया, मतलब कि 0 एग्जिस्ट कर रहा है। जो गिवन टर्म हमने लिया था an इक्वल टू 0, ये हमारा एग्जिस्ट करेगा। अगर n फ्रैक्शनल आएगा, यानी कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई हो। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन पे। इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म्स ऑफ एन AP आर 4 and -8, क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास 2 टर्म्स गिवन है, कौन कौन से, थर्ड एंड 9th टर्म गिवन है 4 और -8, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहे हैं आपसे, क्या पूछ रहे हैं कि विच टर्म ऑफ द AP इज 0, कौन सा टर्म इस AP का 0 है, ये हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हमें पता है A3, है ना, A3 मतलब थर्ड टर्म, जो कि कितना है 4 के बराबर। फिर हमें क्या बोला गया, 9th टर्म का मतलब क्या हुआ, A9, सबस्क्रिप्ट में 9 जाएगा, वो किसके बराबर है, -8 के। क्लियर है। हमें क्या फाइंड करना है कि क्या an, क्या कोई भी टर्म इस AP का 0 है, यानी कि क्या an 0 के बराबर हो सकता है, क्या an इज इक्वल टू 0, ये हमें पता लगाना है ना। सबसे पहला काम कि हमें A पता हो, हमें D पता हो, तो हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करके ये चीज फाइंड कर सकते हैं। क्या आपके पास A और D गिवन है क्वेश्चन में, नहीं है ना, पर हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमें पता है an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d, है ना। इसका मतलब ये हुआ जो थर्ड टर्म है वो क्या हुआ, a प्लस n माइनस 1, 3 माइनस 1 यानी कि 2d, थर्ड टर्म आ गया a प्लस 2d, है ना। अब A3 आपको पता है क्वेश्चन में दिया गया है ना, क्वेश्चन में क्या दिया है, A3 4 दिया है, यानी कि a प्लस 2d है हमारा कितना, 4 के बराबर। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं कि A9 की बात करते हैं। an मतलब a प्लस n माइनस 1d। अब A9 मतलब कि जहां जहां n है वहां 9 आ जाएगा। इसका मतलब a प्लस 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 मतलब 8,
8d, है ना। तो ये आपका A9 कितना है, -8, A हमें पता नहीं और D भी हमें पता नहीं। तो ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके A और D की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अब देखो दोनों इक्वेशंस को देखो। पहली वाली है A + 2D = 4 और दूसरी है A + 8D = -8। अब आप देखो यहाँ पे A और A दोनों के कोफिशिएंट सेम है, दोनों के कोफिशिएंट दोनों केसेस में 1 है, तो हम इन इक्वेशन को डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। मतलब कि हमने यहाँ पे 1 - 2 करना है। फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दे, तो हमने माइनस करने पे क्या आएगा हमारे पास, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। साइंस चेंज करेंगे तो ये A और A आपस में हो गई कैंसिल। अब क्या बचा, 2D - 8D जो कि आएगा -6D। क्लियर है। फिर यहाँ पे 4 + 8 जो कि हो गया 12, है ना। तो D की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -2, D की वैल्यू आ जाएगी -2। मतलब कि AP कैसी है, डिक्रीजिंग है, क्योंकि D आ गया हमारा -2। क्लियर है बात, पक्का। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी इक्वेशन यूज करके, फर्स्ट या सेकंड कोई भी यूज करके हम A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाले यूज कर सकते हैं, A + 2D, 2D मतलब -2 = 4। तो ये आ गया A - 4 = 4। तो यहां से A कितना आ जाएगा हमारा, A की वैल्यू आ गई 8। A की वैल्यू आ गई 8। इसका मतलब ये जो फर्स्ट टर्म है हमारे AP का वो है हमारा 8 हमारा आ गया फर्स्ट टर्म, और D क्या है, -2। क्लियर है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया हो। तो हम आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या विच टर्म ऑफ द AP इज 0, क्या AN 0 है, अगर है तो N कौन सा टर्म है, कौन से टर्म पे 0 एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें AN का मतलब पता है, A + N - 1D। क्लियर है बात। AN मतलब 0, A की वैल्यू हमने फाइंड की 8 और N - 1, N तो हमें पता नहीं है, और D हमें क्या पता है, -2, बिकॉज ये डिक्रीजिंग AP है। अब 8 को यहां ले आओ लेफ्ट साइड पे, तो ये हो गया -8 = N - 1 -2। अब ये -2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको हम यहां लेके आएंगे अगर, तो ये हो जाएगा डिवाइड। तो यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी N - 1 की 4 के बराबर। जब N - 1 4 है तो N कितना आ गया, N आ गया 5। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 0 है इस AP में 0 कब लाई करेगा, 0 इज द फिफ्थ टर्म ऑफ द गिवन AP। जो AP हमें गिवन है, जो हमने AP इस क्वेश्चन में यूज की है, उसका गिवन AP में फिफ्थ टर्म हमारा आएगा 0। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा है। ऐसे हम और भी क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू करते ताकि हम पूरा टॉपिक अच्छे से कवर कर सकें। अब हम आगे पढ़ेंगे सम ऑफ n टर्म्स। अगर हमारे पास AP में कोई भी सम ऑफ, अगर हमारे पास कुछ मल्टीपल टर्म्स है, मान लेते हैं कि 20 टर्म्स है या 30 टर्म्स है, तो उनका हम टोटल सम कैसे निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास मान लेते हैं कि कोई स्पेसिफिक AP है, जैसे हम कल भी यूज कर रहे थे, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कि इसका जो लास्ट टर्म जा रहा है वो मे बी 81 जा रहा है, ठीक है, मान लेते हैं फिलहाल के लिए। तो अब ऐसे केस में आप क्या करेंगे, ऐसे केस में क्या करेंगे, आप 1 + 3 + 5 + 9 + 11 ऐसे करते करते सारे नंबर्स को आप ऐड करेंगे, है ना। तो यहाँ से हमारा काम बहुत लंबा हो जाएगा। इसी काम को छोटा करने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है जो कि हम यूज कर सकते हैं। वो क्या है कि सम ऑफ n टर्म्स, जिसे हम SN भी लिख सकते हैं। N मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है और S का मतलब कि हम सम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला हुआ n/2 स्क्वायर ब्रैकेट 2a + N - 1d। ठीक है, या आप क्या यूज कर सकते हैं, या हम एक और चीज यूज कर सकते हैं। वो क्या है कि n/2 a + L। अब मैंने आपको बताया था कि L का मतलब क्या होता है, L क्या होता है, लास्ट टर्म। तो यहाँ पे L क्या है हमारा, लास्ट टर्म। इसका मतलब ये हुआ कि A + L मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू n/2 हमें क्या दे देगा, हमारा सम ऑफ n टर्म्स। क्लियर। अगर हमें n पता होगा तो ऑब्वियसली बात है हम लास्ट टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, A + N - 1d।
है ना। अगर n हमारा 30 है, अगर 30 टर्म्स है हमारे एपी में, तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा 30, और इस केस में भी हमारा आ जाएगा 30, है ना। क्लियर है, ठीक है। तो एक बार हम इसमें भी ट्राई कर लेते हैं, ये वाले गिवन क्वेश्चन में भी ट्राई कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमें n बोल दिया है 15, ठीक है। मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में हमें n बोल दिया कि 15, हमें कहा गया कि 15 टर्म्स का आप सम निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपके पास यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 एंड d की वैल्यू यहाँ पे 2 है ना। तो हम अपने फॉर्मूला में प्लेस कर लेते हैं। सम ऑफ 15 टर्म्स कितना हुआ n/2 मतलब 15/2। ये वाला यूज कर सकते हैं, है ना। तो 2a मतलब 2 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज 1 प्लस n-1, यहाँ पे n हमारा 15 है, 15 - 1 इंटू d की वैल्यू हमारी 2 है, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ 15/2 स्क्वायर ब्रैकेट 2 प्लस 15 - 1 हुआ 14 इंटू 2 हो गया 28। तो ये हमारे पास आ गया 15/2 इंटू 30, है ना। क्लियर है, 15/2 इंटू 30। अब 2 और 30 को हम कैंसिल कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा 15। तो ये आ गया 15 इंटू 15, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ 15 टर्म्स इस स्पेसिफिक जो हमारी एपी है, इस एपी के लिए हमारा सम ऑफ 15 टर्म्स कितना आ जाएगा 225। ये आ जाएगा हमारा सम ऑफ ऑल 15 टर्म्स। क्लियर है बात। अब इसी के बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, देखते हैं कि हमें कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी। अब क्या कह रहे हैं, हमें सम निकालना है इस गिवन एपी का। एपी क्या गिवन है हमें 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स, यानी कि इसका लास्ट एंड, या हम बोल सकते हैं इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं इस एपी में 10 टर्म्स है। तो यहाँ पे हमारे पास एपी गिवन है 2, 7, 12, ठीक है। और यहाँ हमें कहां तक लेके जानी है 10 टर्म्स तक, यानी कि यहाँ पे हमारे पास n कितना हो गया 10 हो गया। क्लियर है बात, पक्का। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2, बिकॉज 2 हमारा फर्स्ट टर्म है। सिमिलर वे में d कितना आ जाएगा, d का मतलब क्या हुआ कॉमन डिफरेंस, है ना। अगर ये AP है तो आपको कॉमन डिफरेंस सेम ही होगा फॉर ऑल कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। क्लियर है। तो यहाँ पे 7 और 2 के बीच का डिफरेंस हुआ 5, तो हमारा कॉमन डिफरेंस 5 आ गया, ठीक है। अब हम सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। सम क्या कहता है n/2 2a प्लस n-1 d, है ना। क्लियर है, पक्का। अब यहाँ पे n/2, n मतलब कितने टर्म्स लेने 10 लेने, तो हमारे पास आ गया 10/2 स्क्वायर ब्रैकेट 2a मतलब 2 इंटू 2 प्लस n-1, n हमारा यहाँ पे 10 है, तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा 1 माइनस करने पे, फिर इंटू d कितना है हमारे पास 5, है ना। इतनी सी चीज क्लियर है। अब यहाँ पे 10/2 को हम क्या लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करके 5 लिख सकते हैं, ये 5 हो गया। अब बच्चा क्या 4 प्लस 45, है ना। 9 इंटू 5 45, और यहाँ पे आपका 4, तो प्लस करने पे बचा 4 प्लस 45, तो ये आपके पास आ गया 5 इंटू 4 प्लस 45 विच इज 49, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 5 45 एंड 2 4 5, ये हमारा आ जाएगा सम ऑफ 10 टर्म्स। सम ऑफ 10 टर्म्स हमारे पास आ गया 245। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब आगे हम इसके और क्वेश्चन, इसी के बेस पे क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। कितने टर्म्स का निकालना है सम हमको, हमें सम निकालना है 22 टर्म्स का, ठीक है। यहाँ पे सबसे 22 का मतलब ही है कि हम 22 टर्म्स के सम की बात कर रहे हैं। क्लियर है। फिर वो क्या कह रहे हैं, ऑफ द एपी इन विच d इज 7, हमें d कितना दिया है 7 दिया है, एंड 22nd टर्म इज 149। अब आप ये समझो कि हमें a22 दे दिया है, a22 की वैल्यू है 149। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ये है ना, कि सम ऑफ n टर्म्स को हम एक और वे में लिख सकते हैं विच इज n/2 a प्लस लास्ट टर्म, है ना। इसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 22 टर्म्स का हमें सम निकालना है, मतलब जो हम AP यूज कर रहे हैं उसका लास्ट टर्म क्या होगा 22nd टर्म। क्लियर है। 22nd टर्म की वैल्यू हमें गिवन है, तो हमारा लास्ट टर्म नहीं हो गया, है ना। तो इसको मैं n भी तो लिख सकते थे कि हमारे AP का लास्ट टर्म है जितना हमको सम निकालना है। क्लियर है। तो यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स क्या हम ले सकते हैं n/2
a प्लस n, है ना। सम ऑफ n टर्म्स हमें पता नहीं, हमें ये फाइंड करना है। सम ऑफ इन दी टू टर्म्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। n की वैल्यू कितनी है 22, 22 टर्म्स का सम फाइंड कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास, अच्छा यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म नहीं है ना, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, सिंपल से चीज है, हमें पता है a22 कितना है हमारा 149। अगर आपको an का फॉर्मूला पता है, an मतलब कि दी nth टर्म, राइट, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d, ये हमारा an होता है ना। अब यहाँ पे आपको a22 दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, a22 को मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी, है ना, क्लियर है। अब यहाँ पे a22 कितना है हमारा 149 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, a हमें पता नहीं है, ये 21 आ गया, और d देखो हमें गिवन है 7, तो हम यहाँ पे 7 वैल्यू को प्लेस कर देंगे। ये सिंप्लीफाई करने पे क्या आया 147, क्लियर है। अब यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसको आप सब्जेक्ट बना लो, इसको हम लेफ्ट पे ले आएंगे, 149 माइनस 147 इज इक्वल टू a, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 2, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा 2 आ गया, फर्स्ट टर्म हमारा 2 आ गया। अब ये 2 को हम अपने फॉर्मूला में प्लेस कर देंगे, फर्स्ट टर्म 2 हो गया, लास्ट टर्म हमें गिवन है 149, यहाँ 149 प्लेस कर दिया, ठीक है। फिर सम ऑफ 22 टर्म्स कितना आ गया, ये सिंप्लीफाई करने पे 11 आ जाएगा, एंड ये अब हमारे पास बचेगा 151। अब 11 इंटू 151 करेंगे, ये कितना आ जाएगा 1661, ये है हमारा रिक्वायर्ड सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। गिवन एपी हमारी 2 एपी, अच्छा हमें गिवन नहीं, यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म हमने अपने लास्ट टर्म के फॉर्मूला से निकाला है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। इनकेस आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो या कोई रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको लग रहा हो कि नहीं समझ में आया है, तो आप इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि आगे जो भी हम वीडियो प्लान करेंगे या हम कोई भी कॉन्सेप्ट लेके आएंगे वो उसी हिसाब से हम फ्रेम कर सकें। थैंक यू एवरीवन।